डीएनए मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत रामचरितमानस की एक चौपाई से करना चाहते हैं। अरण्य कांड में एक चौपाई है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मतलब प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि उनके दर्शन का फल अद्वितीय है। जो जीव उनके साक्षात दर्शन करता है वो माया, मोह और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अपने शुद्ध और वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। इसी उद्देश्य के साथ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हर दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर प्रभु के दर्शन करते हैं। करोड़ों राम भक्त अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और विश्वास के हिसाब से दान अर्पित करते हैं। यह दान केवल धन नहीं होता है, बल्कि उनकी आस्था, समर्पण और प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम का प्रतीक होता है। लेकिन अब इसी दान में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस संबंध में शिकायतें दर्ज हुई हैं। अब इन आरोपों की जांच की जा रही है। अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो यह कानूनन अपराध होगा। लेकिन मित्रों, राम मंदिर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना ही अपने आप में अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि अयोध्या का यह राम मंदिर यूं ही नहीं बना है। यह हमारे पुरखों की प्रतिज्ञा, असंख्य राम भक्तों के त्याग और सदियों की प्रतीक्षा का परिणाम है। इस मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों ने गोलियां खाई, संघर्ष किया, बलिदान दिए। कई पीढ़ियों ने अपने अपने स्तर पर इस संकल्प को जीवित रखा। हमारे और आपके जैसे करोड़ों राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इसमें योगदान दिया। अनगिनत बाधाओं और चुनौतियों को पार करने के बाद यह मंदिर अस्तित्व में आया है। इसलिए दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उसी आस्था के केंद्र में श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ छल किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए अब हम उन आरोपों का विश्लेषण करेंगे जो केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास से भी जुड़े हुए हैं। मित्रों, तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की भलाई करने के समान कोई दूसरा बड़ा धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट या पीड़ा पहुंचाने के समान कोई दूसरा बड़ा अधर्म नहीं। जिन सनातनियों की भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना इसी अधर्म की श्रेणी में माना जा सकता है, क्योंकि आरोप बहुत ही गंभीर है। आरोप यह है कि अयोध्या के जिस राम मंदिर में श्रद्धालु औसतन 42 लाख रुपए हर दिन दान करके भगवान को प्रणाम करते हैं, उस मंदिर में नकदी के हिसाब किताब में गंभीर अनियमितताएं हुई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आरोप है कि राम भक्त जो पैसे दान करते हैं उसको इकट्ठा करने, उसकी गिनती करने, जमा करने और उसके रिकॉर्ड में हेर फेर की गई। मतलब राम भक्तों के दान के पैसे चुराने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि श्रद्धालुओं ने जो करोड़ों रुपए दान किए वो रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे। राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक 7 करोड़ रुपए तक का घपला हुआ है। लगभग 2 किलो सोने की गदा गायब होने का मुद्दा भी उठाया गया है। मित्रों, अगर ये आरोप सत्य सिद्ध होते हैं तो ये सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी या प्रशासनिक विफलता का मामला नहीं रह जाता। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास पर चोट है। ये केवल भगवान के नाम पर जुटाए गए धन में भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। यदि आरोप सच साबित होते हैं तो ये अधर्म है। यदि किसी ने राम भक्तों की श्रद्धा को साधन बनाकर निजी स्वार्थ साधा है तो यह केवल नैतिक पतन नहीं, बल्कि आस्था के विरुद्ध किया गया महापाप है। मित्रों, जी न्यूज के लिए राम मंदिर सिर्फ मुद्दा नहीं रहा है, हमारे लिए जनभावनाओं से जुड़ा एक विषय रहा है। मेरे लिए निजी तौर पर यह आस्था का विषय रहा है। हमने कभी भी रिपोर्टिंग के लिए या सिर्फ खबर के तौर पर राम और राम मंदिर को नहीं देखा, हमेशा आस्था के रूप में देखा। जब कोई चैनल वहां नहीं था तब अयोध्या में राम मंदिर के लिए जी न्यूज खड़ा था। यह करोड़ों सनातनियों से जुड़ा मुद्दा रहा है। इसलिए जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब भी हमने पूरे दायित्व के साथ राम भक्तों की आवाज उठाई थी। जब राम मंदिर का मुद्दा अदालत में था तब भी हमने पूरी विश्वसनीयता के साथ उससे जुड़े हर पहलू को विस्तार से कवर किया था। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी जी न्यूज ने सबसे अलग और व्यापक तरीके से आपको हर रिपोर्ट दिखाई थी। अपना एक निजी अनुभव साझा कर लेता हूं। 2007 में जब केंद्र सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था हलफनामे के जरिए, उस वक्त यही जी न्यूज था। मैं था, श्रीलंका गए थे हम लोग, और वहां जाकर के जो हमने सबूत दिखाए और बताया कि भारत में भगवान राम को काल्पनिक कहा जा रहा है और कैसे श्रीलंका में सरकार ने सहेज करके उन सबूतों को रखा है,
पूरा देश झूठा और उस हलफनामे को वापस लेना पड़ा। इसलिए आज जब राम मंदिर के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विषय को पूरी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और तथ्यों के आधार पर आपके सामने रखें, और हम वही कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है, बल्कि तथ्यों को सामने लाना और हर पक्ष को ईमानदारी से आपके सामने रखना। यानी मित्रों, अब हम आपको बताते हैं राम मंदिर से जुड़े किन किन लोगों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे। जिन 6 सेवादारों के खिलाफ जांच चल रही है उनमें एक नाम शंकर यादव टीनू का है। आरोप है कि शंकर यादव टीनू दान का पैसा बैंक में जमा करते थे। टीनू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की भी नियुक्ति कराई थी। इसी मनीष यादव की निशानदेही पर 36 लाख रुपए बरामद हुए। राम भक्तों के दान में जो सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं आती हैं, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी केडी तिवारी के पास थी, वो भी संदेह के घेरे में। अयोध्या के खालेपुरवा में रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है। राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है। मंदिर में नोटों की गिनती करने वाले सेवादार लवकुश मिश्रा पर गबन का आरोप है। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के बहनोई अनुकल्प मिश्रा पर भी दान के पैसों में हेरफेर का आरोप लगा है। वो भी लवकुश की तरह पैसों की गिनती करने के काम में शामिल थे। मित्रों, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, राजेश पाठक और शंकर यादव सभी के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया। जब से राम मंदिर बना और ये लोग वहां काम में लगे, तब से इनकी आर्थिक स्थिति बदल गई है। आरोप है कि मंदिर में कथित घपले के कारण ही यह बदलाव हुआ है। ऐसे ही आरोपों की जांच के लिए सरकार ने एक एसआईटी बना दी। इस एसआईटी में आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और विशेष वित्त सचिव नील रतन शामिल है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मित्रों, राम मंदिर के प्रबंधन पर रत्ती भर भी संदेह होना पूरे सनातन समाज के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। ये राम भक्तों की आस्था पर आघात है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। एसआईटी को 7 दिनों में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी है, इसलिए उसने तेजी से जांच शुरू कर दी है। एसआईटी अब तक 42 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और ध्यान व्यवस्था से जुड़े लोग शामिल हैं। आज एसआईटी की टीम राम मंदिर पहुंची। एसआईटी ने राम मंदिर परिसर में करीब 8 घंटे तक जांच पड़ताल की। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा एसआईटी 2021 से अब तक के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच भी कर रही है। दान के पैसों की गिनती, बैंक में जमा राशि, सीसीटीवी फुटेज, रजिस्टर और कैश रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। मित्रों, देव धन और मंदिर की संपत्ति को हड़पना सनातन परंपराओं में सबसे निकृष्ट और अक्षम्य महापाप माना गया है। ऐसा कृत्य घोर अधर्म की पराकाष्ठा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर का धन साक्षात भगवान की संपत्ति है। इसलिए जो व्यक्ति उस धन पर कुदृष्टि डालता है वो केवल संपत्ति की चोरी नहीं करता है, बल्कि धर्म, आस्था और विश्वास के साथ भी विश्वासघात करता है। कहा गया है कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का हरण एक अपराध हो सकता है, लेकिन देव धन का अपहरण केवल अपराध नहीं है, बल्कि धर्म के विरुद्ध किया गया घोर अधर्म। अपनी आत्मा का पतन कर महापाप करने के आरोपियों की जांच फिलहाल जारी। एसआईटी की टीम ने रमाशंकर यादव से पूछताछ की है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने से पहले रमाशंकर यादव ऑटो चलाते थे। आरोप है कि आज उनके पास अयोध्या में कई मकान और जमीन है। एयरपोर्ट के पास महंगी जमीन, कई लग्जरी वाहन और कई होटल और रेस्टोरेंट में उनकी पार्टनरशिप बताई जा रही है। इनका नाम रामशंकर यादव है। सूत्रों के मुताबिक उनके करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति पर जांच एजेंसियों की नजर है। सोचिए, ऑटो चलाने वाले के पास 50 करोड़। सवाल यह कि रामशंकर यादव की संपत्ति में इतनी तेजी से वृद्धि कैसे हुई? जी न्यूज संवाददाता ने रामशंकर यादव से बात की। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके
2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में L&T Jio आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, L&T Jio को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही था हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। रामशंकर यादव अपने पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वो जिस हॉस्टल का जिक्र कर रहे हैं, वहां जी न्यूज के संवाददाता पहुंचे और एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये अयोध्या का दुर्गापुरी है। दुर्गापुरी में ये जो आप पीछे ये जो भव्य ये जो आप हॉस्टल देख रहे हैं, ये टिल्लू यादव ये आप देख पा रहे होंगे श्री रामशंकर यादव का ये पूरा हॉस्टल है। यहाँ पे रामशंकर यादव की आपको नेम प्लेट जो है वो लगी हुई यहाँ पे नज़र आ जाएगी। टिल्लू यादव का ये पूरा जो हॉस्टल है वो यहाँ पर चलता है। जिस तरीके से हॉस्टल मैं आपको दिखा दूँ, कुल 8 कमरों का नीचे हॉस्टल है। इसमें इस हॉस्टल में लगभग 20 से 25 जो कॉलेज जाने वाले जो छात्र हैं, जो लड़के हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जाकर अपनी जो है पढ़ाई जो है वो पूरी करते हैं। मित्रों, मंदिर में पैसे गिनने वाली टीम में शामिल लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। आरोप है कि इन दोनों की आर्थिक स्थिति में भी तेजी से बदलाव आया है। लवकुश मिश्रा के घर से 12 लाख रुपए बरामद होने की बात भी सामने आई है। आज जी न्यूज की टीम लवकुश मिश्रा के घर पहुंची। हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने लवकुश की बहन से बात की। इस समय हम पहुंचे हैं अयोध्या में लवकुश के घर पर। ये वो लवकुश का घर है जहां पर इनके ऊपर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसकी हेरा फेरी में लवकुश का नाम सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने वहां पर जो मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ा उसकी चोरी का जो आरोप है वो इन पर लगा है। इनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। क्या लवकुश यहीं रहता है? लवकुश कौन है आपका? लवकुश हमारा भाई है। भाई है आपका? तो उस पर जो आरोप लगे हैं और ये कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए आपके इसी घर से बरामद हुए। कुछ कहना चाहेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ सब लोग बोल रहे हैं, अफवाहें फालतू की उड़ रहे हैं, सब बदनाम कर रहे हैं हमारे भाई को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन लोग? हम तो ये बोल रहे हैं, जो लोग बोले हैं कि पैसा यहाँ से बरामद हुआ, वो वीडियो सोशल मीडिया पे या मीडिया वाले इतना मतलब सबके वहाँ जा रहे हैं, तो ये वीडियो वायरल करे ना कि पैसा कहाँ से बरामद हुआ है। हम तो कहे हमारे घर से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, कोई नहीं है। तो हमारे एसआईटी ने जो आरोप लगे, एसआईटी लेके गई, लवकुश को लेके गई, लवकुश को लेकर गई। हमें नहीं पता कि लवकुश को कौन लेकर गए, एसआईटी लेकर गए, वो कहाँ है हम नहीं जानते। क्योंकि लवकुश इस घर से आपके यहाँ से कब से गया? आपसे कब बात हुई थी? आखिरी बार बात उससे कब हुई थी आपकी? हमारी तो बहुत दिन से बात नहीं हुई, क्योंकि हमारी शादी होगी, हम तो अपने ससुराल से आए हैं। हाँ। कम से कम 2 साल के बाद। अच्छा, तो लवकुश यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए और उसकी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत चेंज हो गई थी। तो वो चढ़ावा एक बार बताइए मुझे, चढ़ावा गिरने का काम करता था क्या? नहीं, लवकुश ये काम ही नहीं करता था। क्या काम करता था? लवकुश भैया शहादत गिरने एक्सेसरीज का काम करते थे। एसआईटी जो जांच करी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? उसके बारे में कुछ नहीं, हम तो कहते हैं एसआईटी अच्छी है, जांच कर रही है। राम मंदिर भगवान का जो भी चढ़ावा, जो भी चोरी करता होगा उसको वो भुगते और उसको जो सजा मिलनी चाहिए उसको मिले। तो आपके भाई मंदिर में कब से हैं? किसके? आपके भाई? हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमारे भाई से हमसे बातचीत नहीं होती थी। कम से कम हमारी बोलचाल उनसे बंद है। आपके पति कब से है, कहाँ है? हमारे पति हम अपने पति को नहीं जानते, वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। आप अपने पति को भी नहीं जानते? हाँ, नहीं, क्योंकि हम। शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये लवकुश का घर है। हालांकि इस पे आरोप जो है वो लगा रहे, 12 लाख रुपए का आरोप लगा है। 12 लाख रुपए इसी घर से कहा जा रहा है गायब हुए। घर हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये लवकुश का घर है, जो पहला आरोपी के तौर पर जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जो सोना और जो कैश गायब हुआ है उसको लेकर लगातार जो है वो जांच जो है वो की जा रही है। लवकुश मिश्रा की बहन घर से पैसे मिलने की बात से इनकार कर रही है, लेकिन लवकुश के पिता ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनके घर से पैसे मिले थे।
लवकुश मिश्रा के पिता बच्चू लाल मिश्रा ने 2 दिन पहले क्या कहा था, हमने उनके बयान का वीडियो सुरक्षित रखा है, अब आप वो सुन लीजिए। तलाशी में जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है। अच्छा, घर के अंदर। अच्छा। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। मित्रों, राम मंदिर में काम करने के बाद लवकुश मिश्रा के रहन सहन में भी काफी बदलाव आया था। इसी वजह से एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। ये पूरा मामला राम भक्तों की आस्था और उनके दान से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे संवाददाता ने अयोध्या में राम भक्तों से भी बात की। उन्हें क्या लग रहा है, चोरी के दावे को राम भक्त किस तरह देख रहे हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। धर्म करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर ये लोग चोरी करते हैं या जो भी करते हैं, ये सही नहीं है। पूर्णतः ढंग से जांच होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वविख्यात मंदिर है ये, पब्लिक का पैसा है, उसके लिए कहीं एक बिल्कुल जरा सा एक दरार भी नहीं छोड़े कि लोग बाग खाने की हिम्मत कर सके, और उनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि खाने की हिम्मत नहीं करे। मेरे हिसाब से तो चढ़ावा चोरी का तो ये मेरे ख्याल से बेबुनियाद लगता है मेरे को, क्योंकि पहले भी और मंदिरों में लगा हुआ है, साउथ इंडिया में लगा हुआ है। मित्रों, अब हम आपको फिर से बताते हैं, ये कोई साधारण चोरी, अपराध या सिर्फ कानून से जुड़ा विषय नहीं है। ये करोड़ों सनातनियों की भावना और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये उन करोड़ों भक्तों का विषय है जो किसी न किसी रूप में राम मंदिर से जुड़े रहे हैं। यदि उनके साथ किसी प्रकार का छल हुआ है तो ये एक जघन्य अपराध है। जिस प्रभु श्री राम ने मर्यादा और सत्य की स्थापना के लिए राजपाट को तिनके की तरह त्याग दिया, उनके ही धाम में रहकर यदि ऐसा छल हुआ है तो ये केवल श्रद्धालुओं के साथ नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम की मर्यादा और उनके आदर्शों के साथ भी छल माना जाएगा। इसलिए सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है, आपको वो भी सुनना चाहिए। देखिए, गंभीर प्रकरण है और इसमें जांच की शुरुआत हो गई है, और जो भी दोषी होंगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी श्रद्धा का मामला ही है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इसको हम जांच अंत तक जाएगी। आप निश्चिंत रहें। राम मंदिर घोटाले में यदि कोई आरोप थे, उन्होंने वहाँ की जो ट्रस्ट है उसने चिंतन मंत्र किया और रिकमेंड की, सरकार से जो रिकमेंडेशन आई उनकी, तो सरकार ने एसआईटी गठित करके जांच के आदेश दे दिए। इस मामले की सत्यता का जल्द से जल्द पता लगाना बहुत जरूरी है। एसआईटी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो सच तक पहुंचने की दिशा में काम कर रही है। इस घटना ने देश भर के सनातनी श्रद्धालुओं के मन में एक प्रकार का अविश्वास पैदा कर दिया है। ऐसे आरोप लगे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मित्रों, भक्तों के दान के मामले में राम मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में शामिल है और दान प्राप्ति के मामले में तीसरे स्थान पर बताया जाता है। सबसे ज्यादा चढ़ावा तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ता है। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक बालाजी मंदिर में 918 करोड़ रुपए का दान मिला था। वैष्णो देवी माता मंदिर में वर्ष 2023-24 के दौरान 213 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था, जबकि अयोध्या के श्री राम मंदिर में वर्ष 2024-25 के दौरान 153 करोड़ रुपए का दान मिला था। मित्रों, मंदिर में दिया गया दान सिर्फ दान नहीं होता, वो श्रद्धा का समर्पण होता है। उसमें भक्त की आस्था, विश्वास और भगवान के प्रति प्रेम जुड़ा होता है। कोई व्यक्ति मंदिर में केवल धन नहीं चढ़ाता है, बल्कि अपनी भावनाएं, अपनी मनोकामनाएं और अपनी भक्ति भी अर्पित करता है। इसलिए मंदिर के दान से जुड़ा हर रुपया केवल आर्थिक मूल्य नहीं रखता है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का भार भी अपने साथ लेकर चलता है। यही कारण है कि जब इस पावन दान के धन में भ्रष्टाचार, हेरफेर या चोरी के आरोप लगते हैं तो वो केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं रह जाता, बल्कि विश्वासघात की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जब राम मंदिर में दान के पैसों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं तो उनकी जांच तेज गति से और गंभीरता के साथ की जा रही है। प्यारे मित्रों, अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का विश्लेषण करेंगे। दोनों नेता 16 महीने बाद मिले। यह मुलाकात फ्रांस के शहर एवियन लेवेंस में हुई, जहां G7 देशों की बैठक हो रही है। यह मुलाकात उस समय हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप मीटिंग हॉल में बैठे थे, तभी पीएम मोदी वहां पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ऐसा लगा जैसे दो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं, दो मित्र नेताओं की मुलाकात हो रही है। ये तस्वीरें दोनों नेताओं के बीच मजबूत केमिस्ट्री दिखाती है। जब दोनों नेता मिल रहे थे तब हॉल में मौजूद दुनिया के दिग्गजों की नजरें भी इस संक्षिप्त मुलाकात पर टिकी हुई थी। मित्रों, 21 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले पीएम मोदी की आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को कनाडा आने का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों के लिए कनाडा में किए गए काम की सराहना की।
एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊँ और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। मित्रों, अब बात उस मुलाकात की जिस पर दुनिया की नजर है। करीब 21 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फिर मुलाकात होगी। यह मुलाकात द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित होगी। सबसे पहले फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप की कल होने वाली मुलाकात का दिल्ली कनेक्शन समझते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात उस वक्त हो रही है जब 23 और 24 जून को दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अगले दौर की बैठक होने वाली है। इस दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीर और उनकी टीम केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेगी। दिल्ली में होने वाली इस बैठक से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात में उन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जिन पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पीएम मोदी के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी बाजार में भारत की पहुंच बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं। ट्रंप ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों में टैरिफ दरें कम करने पर भी सहमत हो सकते हैं। इसके साथ ही सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी और कृषि क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को और अधिक रियायतें देने पर भी सहमति बन सकती है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर होने ही वाले हैं। हॉर्मूज को लेकर भी सहमति बनने के संकेत मिल रहे हैं, जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में पश्चिमी एशिया में स्थिरता और तेल आपूर्ति से जुड़े मार्गों का सुरक्षित रहना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के एजेंडे में भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से भी तेल खरीद रहा है। हॉर्मूज में पैदा हुई अनिश्चितता के कारण रूस से आने वाला तेल भी भारत को महंगा पड़ रहा है। ऐसे में भारत चाहेगा कि हॉर्मूज के रास्ते तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में समुद्री शिपिंग रूट्स की सुरक्षा और भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा का मुद्दा भी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल रहने की संभावना है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात में ईरान से तेल की खरीद पर भी चर्चा हो सकती है। भारत पहले भी ईरान से तेल खरीदता रहा है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी बैन के बाद भारत को ईरान के तेल की सप्लाई बंद हो गई थी। ट्रंप भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी बता चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत से सिर्फ व्यापार के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी मजबूत सहयोग चाहते हैं। खासतौर पर चीन को लेकर अमेरिका भारत का साथ चाहता है। फ्रांस में होने वाली मुलाकात में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जरिए अमेरिका सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए भारत की मदद चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने चाइना +1 सप्लाई चेन की नीति अपनाई गई। वहीं भारत चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में अमेरिका से सहयोग चाहता है। क्रिटिकल मिनरल्स और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। एआई के क्षेत्र में सहयोग, नए निवेश और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी ट्रंप भारत के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। मित्रों, समझिए कि फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हो रही यह मुलाकात दोनों देशों के लिए बहुत ही अहम है। भारत अमेरिका के साथ एक स्थायी व्यापार समझौता चाहता है, वहीं अमेरिका भारत में अपनी कंपनियों के लिए ज्यादा पहुंच चाहता है। ट्रेड डील से पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन सकती है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मूज के रास्ते निर्बाध तेल आपूर्ति चाहता है। साथ ही हॉर्मूज क्षेत्र में अपनी क्रू की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहता है। वहीं अमेरिका ईरान से जुड़े मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है। अमेरिका चीन को लेकर भी भारत का साथ चाहता है। वहीं भारत चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से अधिक सहयोग की अपेक्षा रखता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। इसलिए सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर लगी हुई है। मित्रों, फ्रांस में ट्रंप पीएम मोदी से मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजहबी सोच से प्रभावित अमेरिका के कुछ सांसद भारत पर सवाल उठा रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मजहबी सोच और अमेरिकी सांसद। मित्रों, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
अमेरिकी सीनेट की सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन जेम्स रिश समेत कई सांसदों ने भारत के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम में किए गए बदलावों पर चिंता जताई है। विदेशी योगदान विनियम अधिनियम एनजीओ और निजी स्वयंसेवी संस्थाओं को विदेश से मिलने वाले धन के नियमन से संबंधित कानून है। चिंता जताने वालों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों दलों के सांसद शामिल हैं। मित्रों, अमेरिकी सांसदों की इस भारत विरोधी सोच की हम वैचारिक मरम्मत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के सांसदों को भारत के इस कानून पर क्या आपत्ति है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कानून में विदेशी फंड लेने का प्रमाण पत्र रद्द होने, उसे सरेंडर करने या उसके सीज हो जाने की स्थिति में विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों पर संबंधित सरकारी प्राधिकरण के अधिकार का प्रावधान उचित नहीं है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि संपत्ति पर सरकारी अधिकार के इस प्रावधान से ईसाई मिशनरियों, चर्चों और ईसाई संस्थाओं से जुड़ी संपत्तियों पर असर पड़ सकता है। यही अमेरिकी सांसदों की मजहबी सोच को दर्शाता है। अमेरिकी सांसदों को कथित तौर पर यह भी चिंता है कि इस कानून के प्रावधानों में बदलाव करके सरकार उन एनजीओ और निजी संस्थाओं पर लगाम लगाना चाहती है जो उसका विरोध करते हैं। मित्रों, समझिए, किसी भी स्वतंत्र देश को अपने समाज और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अमेरिकी सांसद दुनिया के नीति निर्धारक होने के भ्रम के शिकार प्रतीत होते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वॉशिंगटन के विलासिता से भरे कमरों में बैठकर वो भारत को भी दिशा निर्देश दे सकते हैं। ये उनकी भूल है। आज सबसे पहले अमेरिकी सांसदों को यह समझना चाहिए कि भारत ने एनजीओ और निजी संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाले फंड को विनियमित करने वाले कानून में बदलाव की पहल क्यों की। दरअसल कई संस्थाएं विदेशी चंदा तो लेती हैं, लेकिन उस चंदे का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता जिनके नाम पर वो धन प्राप्त किया जाता है। कई बार ऐसी संस्थाओं पर धर्मांतरण, लॉबिंग और भारत विरोधी गतिविधियों को फंड करने के आरोप भी लगे। सरकार ऐसे मामलों पर रोक लगाना चाहती है। कई संस्थाएं जनहित के नाम पर विदेशी चंदा लेकर संपत्तियां बना लेती हैं, लेकिन बाद में उनका निजी उपयोग होने लगता है। सरकार इस पर भी लगाम लगाना चाहती है। सरकार किसी भी संस्था की संपत्ति पर सीधे कब्जा नहीं करेगी। संस्था जिस क्षेत्र से जुड़ी होगी उसे विनियमित करने वाली संबंधित अथॉरिटी उस संपत्ति की देखरेख करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसका उपयोग जनहित में होता रहे। बिल में यह भी प्रावधान है कि संस्थाएं सरकारी अनुमति के बिना अपनी संपत्तियों को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकती। साथ ही संस्थाओं को अपने खातों की रिपोर्ट और संपत्तियों तक संबंधित प्राधिकरण की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। यानी मित्रों, समझिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की संस्थाओं को लक्षित करना नहीं है। यह बदलाव हर उस संस्था पर लागू होंगे जो विदेश से चंदा लेती है, चाहे वो हिंदुओं से जुड़ी संस्था हो, मुसलमानों से जुड़ी हो या ईसाइयों से जुड़ी संस्था हो। प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से जो पैसा जिस काम के लिए आता है उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए हो, और आज ही नहीं बल्कि आगे भी उसे बनाई गई संपत्तियों का उपयोग जनहित में ही होता रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनहित के नाम पर चंदा लेने वाली ये संस्थाएं कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर उन संपत्तियों का निजी उपयोग करने लगती है। FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। अभी यह बिल संसद में पास नहीं हुआ है, लेकिन भारत से 12,000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिकी सांसदों ने बिल के खिलाफ अभी से अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मित्रों, यह दुनिया के मंच पर भारत की छवि को बट्टा लगाने की साजिश है। आज हम आपको एक और आंकड़ा दिखा देते हैं। भारत में काम करने वाले एनजीओ और निजी संस्थाओं को साल 2016-17 में 18,337 करोड़ विदेशी फंड मिला। 2017-18 में 19,764 करोड़, 18-19 में 20,011 करोड़, 19-20 में 21-22 के दौरान 55,741 करोड़ विदेश से मिले। सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। सरकार चाहती है कि इस पैसे का सही और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो। यही बात अमेरिकी सांसदों को चुभ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन पीस इंडिया पर 2015 में, एमनेस्टी इंडिया पर 2020 में और ऑक्सफैम इंडिया पर 2021 में नियम तोड़कर विदेशी चंदा लेने और विदेशी चंदे के दुरुपयोग के आरोप लग चुके हैं। सरकार इन संस्थाओं पर कार्रवाई कर चुकी है। आगे कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान में बदलाव कर रही है। यही बात मजहबी सोच में डूबे अमेरिकी सांसदों को चुभ रही है। डीएनए मित्रों, अब हम भारत के खिलाफ उस अदृश्य साजिश का विश्लेषण करने वाले हैं जो आसमान के रास्ते
भारत में आतंक मचाने की फिराक में है। ये साजिश क्या है, साजिश किसने रची है, इस साजिश के खिलाफ हमारी तैयारी क्या है, आज डीएनए टेस्ट हम इस पर करेंगे। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि सीमाओं पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर दुश्मन ड्रोन हमला करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री सुरक्षा विंग ने जमीन और समुद्री सीमाओं के पास ड्रोन अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि सीमा के पास बने महत्वपूर्ण ठिकानों को खतरनाक ड्रोन हमलों से बचाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने होंगे। दुनिया के मौजूदा हालात को देखकर यह साफ है कि दुश्मन के ड्रोन हमारे जरूरी ठिकानों के कामकाज को ठप करने की साजिश रच सकते हैं। डीएनए मित्रों, इस खतरे से निपटने के लिए सरहद पर क्या तैयारी की गई है, भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने में भारत कितना सक्षम है, आपको हम ये विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भारत के खिलाफ ड्रोन वाली ये साजिश रच कौन रहा है। मित्रों, पाकिस्तान किसी भी तरह भारत से ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहता है। इसके लिए बीते 1 साल से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर घाटी में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मुनीर ने आतंकी संगठनों की मदद से देश भर में स्लीपर सेल्स तैयार करने की भी कोशिश की, लेकिन आतंक के ये दोनों मॉड्यूल सुरक्षा एजेंसियों ने फेल कर दिए। ऐसे में मुनीर ने भारत के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश रची है। ईरान अमेरिका की डील से बाहर किए जाने के बाद मुनीर ने अपना पूरा फोकस भारत में आतंक फैलाने के लिए लगा दिया और इस बार ड्रोन के भेष में उड़ने वाले आतंकवादियों के जरिए भारत पर हमला करने की वो फिराक में। ताजा अलर्ट के मुताबिक मुनीर के आतंकी उड़न तश्तरियों का निशाना क्या है, आपको ये समझना चाहिए। अलर्ट में बताया गया है कि दुश्मन के ड्रोन्स का टारगेट जो हमारे महत्वपूर्ण एसेट्स हैं और इंस्टॉलेशन है वो हो सकते हैं, यानी सुरक्षा से जुड़े ठिकाने जैसे आर्मी बेस, एयरफोर्स स्टेशन और नेवी के पोर्ट स्टेशन पर यह हमले किए जा सकते हैं। हथियार डिपो या हथियार बनाने वाले ठिकाने पर भी टारगेट किया जा सकता है। दुश्मन के ड्रोन पावर प्लांट, पावर ग्रिड या डैम को निशाना बना सकते हैं। एयरपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी निशाना बनाया जा सकता है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर या सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर स्टेशन को भी दुश्मन टारगेट कर सकता है। यानी मित्रों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी उड़न तश्तरी को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है वो कितना संवेदनशील और खतरनाक है। लिहाजा इस खतरे से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। बीएसएफ की एक विशेष कमेटी बनाई गई है जिसका काम दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने की तकनीक पर काम करना है। इस कमेटी का काम सरहद पर तैनात होने वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम का बारीकी से मूल्यांकन करना और उन्हें प्रमाणित करना है। पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सीआईएसएफ ने डीआरडीओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बीएसएफ के साथ एक कमेटी गठित की है जो संवेदनशील ठिकानों का सर्वे कर रही है और खतरे के हिसाब से इन जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की जाएगी। डीएनए मित्रों, अब हम अमेरिका से लेकर रूस तक बम वर्षक विमानों के क्रैश होने का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। इन दिनों लगता है बम वर्षक विमानों का टाइम खराब चल रहा है। सोचिए, जिस विमान से बम बरसाकर अमेरिका ने ईरान को तबाह किया वही विमान क्रैश हो गया। जिस विमान से ट्रंप की सेना ने तेहरान पर बम गिराए वो विमान खुद गिर गया। कल यानी सोमवार को अमेरिका का B-52 बॉम्बर विमान क्रैश हो गया। कल ही रूस का Tu-22 बॉम्बर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये दोनों विमान ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान क्रैश हुए। ये दोनों दुर्घटनाएं कैसे हुई, इसके पीछे की वजह क्या है, अब हम इसे डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले अमेरिका के अभेद्य किले यानी B-52 बॉम्बर के क्रैश की इनसाइड स्टोरी आपको जाननी चाहिए। B-52 बॉम्बर, जिसने हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की थी, जिसने इस युद्ध में ईरान के हजारों ठिकानों को तबाह किया, वो खुद आज आग का गोला बन गया। कल कैलिफोर्निया के एयरबेस पर टेक ऑफ करते ही B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया। डीएनए मित्रों, अमेरिका कह रहा है कि क्रैश की वजह जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि इस हादसे से पेंटागन परेशान क्यों है। आपको इस क्रैश की असल वजह जाननी चाहिए। आपको ये जानना चाहिए, क्या अमेरिका यहां कोई गुप्त मिशन प्लान कर रहा था और क्या अमेरिकी सैन्य विमानों में कोई बड़ा सिस्टम डिफेक्ट आ गया। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरफोर्स स्टेशन की है। क्रैश के बाद B-52 बॉम्बर का नामो निशान मिट गया। आग की लपटें उठ रही है, काले धुएं का गुबार उठ रहा है। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। इनमें अमेरिकी वायुसेना के पायलट, क्रू मेंबर्स और बोइंग कंपनी के कर्मचारी शामिल थे। इस हादसे के बाद अमेरिकी एयरफोर्स के कमांडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानकारी दी कि घटना की आधिकारिक जांच रिपोर्ट आने में करीब 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन यह घटना जिस एयरबेस पर हुई है
उससे कई सवाल उठ रहे हैं। डीएनए मित्रों, जिस एयरबेस पर यह हादसा हुआ वो कोई सामान्य एयरबेस नहीं है, बल्कि वो अमेरिकी विमानों का टेस्टिंग सेंटर है। कैलिफोर्निया का एडवर्ड एयरफोर्स स्टेशन अमेरिकी वायुसेना का टेस्टिंग बेस है। अमेरिकी वायुसेना यहां कई फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की टेस्टिंग करती है। यहां वायुसेना के नए हथियारों का परीक्षण होता है। वायुसेना के विमानों में नई तकनीक को भी इसी एयरबेस पर टेस्ट किया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने सबसे पुराने बॉम्बर में कोई नई तकनीक या नए हथियार की टेस्टिंग कर रहा था? ये सवाल उठ रहे हैं, क्या B-52 बॉम्बर को किसी नए मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था? डीएनए मित्रों, B-52 बॉम्बर का क्रैश होना अमेरिका के लिए कितनी बड़ी क्षति है, आपको यह भी समझना चाहिए। इसे अमेरिकी वायुसेना में 1955 में शामिल किया गया था। यह एक उड़ान में 14,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यह परमाणु हथियार दागने में सक्षम है। यह विमान 7 दशकों से अमेरिकी वायुसेना के लिए एक कारगर हथियार है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शीत युद्ध के दौरान यह आसमान में परमाणु बम लेकर लगातार उड़ता रहता था, जिससे दुश्मन देशों पर अमेरिका का दबदबा बरकरार रहे। और अब 2026 में जब अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा था, तब ईरान की सीमा से बाहर रहकर इसने भारी बमबारी की। अमेरिकी सेना का इस विमान पर इतना निर्भर होना भी इसके लिए काल बनता जा रहा है। अमेरिका साल 2050 तक B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल करना चाहता है और ऐसा करने के लिए इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इस विमान में नए रडार सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है। B-52 के इंजन को अपग्रेड किया जा रहा है। इसे लगातार नई मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। कई एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है यह अपग्रेड भी क्रैश की वजह हो सकता है। B-52 बॉम्बर के क्रैश का यह कोई पहला मामला नहीं है। साल 2016 में गुआम में एंडरसन एयरबेस पर आखिरी बार B-52 बॉम्बर क्रैश हुआ था। साल 2008 में भी गुआम के पास ही B-52 क्रैश हुआ था। 1994 में एयर शो की तैयारी के दौरान बॉम्बर क्रैश हो गया था। 15 अक्टूबर 1959 को B-52 बॉम्बर का सबसे भयानक हादसा हुआ था। उड़ान के बीच ईंधन भरवाते हुए बॉम्बर रिफ्यूलिंग विमान से टकरा गया। 32,000 फीट की ऊंचाई से विमान सीधे नीचे क्रैश कर गया। जब बॉम्बर क्रैश हुआ तब वो परमाणु हथियारों से लैस था। विमान परमाणु बमों के साथ अमेरिका के केंट की शहर में गिरा। गनीमत की बात यह रही कि परमाणु बम फटे नहीं, वरना अमेरिका के एक हिस्से का नामो निशान मिट जाता। डीएनए मित्रों, B-52 बॉम्बर साल दर साल कई बार क्रैश हुए हैं। वैसे तो अमेरिका ने इसके क्रैश का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन एविएशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक करीब 100 बॉम्बर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। बावजूद इसके ये बमवर्षक विमान अमेरिका के लिए कई युद्ध लड़ चुका है। 1965 से 1973 के बीच वियतनाम युद्ध में B-52 बॉम्बर ने अहम रोल निभाया था। 1991 में खाड़ी युद्ध में जितनी बमवर्षा की गई थी उसका 40% B-52 ने ही किया था। 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में B-52 बॉम्बर ने कई उड़ानें भरी, अलकायदा के कई ठिकानों पर बमबारी की। इराक युद्ध में भी B-52 बॉम्बर ने सद्दाम हुसैन के ठिकानों पर भीषण बमबारी की थी। 2016 से 2018 के बीच ISIS के ठिकानों पर भी बमबारी के लिए अमेरिका ने B-52 बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया था। लेकिन माना जा रहा है कि बीते 71 सालों से अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले B-52 बॉम्बर्स का बेड़ा अब बूढ़ा हो चुका है और इसमें हो रहे लगातार अपग्रेड्स को ये झेल नहीं पा रहा है। अब आपको रूस के Tu-22 बमवर्षक विमान के बारे में भी बता देते हैं, जो 15 जून को क्रैश हो गया। यह विमान साइबेरिया में टेस्ट फ्लाइट पर था। बताया जा रहा है उड़ान भरने के बाद इसमें तकनीकी खराबी आई और विमान क्रैश हो गया। इस घटना में विमान के पायलट और क्रू मेंबर्स ने समय रहते खुद को इजेक्ट कर लिया और चारों की जान बच गई। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जिस विमान ने सालों से पश्चिमी देशों की नींद उड़ाकर रखी है, वो आग का गोला कैसे बन गया। Tu-22 बॉम्बर को 1970 के दशक में सोवियत वायुसेना में शामिल किया गया। इसकी रफ्तार मैक 2 यानी आवाज की गति से दोगुनी है। इस विमान की खासियत यह है कि इसके पंख जरूरत से पड़ने पर मुड़ सकते हैं, जो इसे कम ऊंचाई पर बहुत तेजी से उड़ने और लंबी दूरी तक दुश्मन को चकमा देने की ताकत रखते हैं। यह विमान एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स के साथ परमाणु हथियारों से लैस है। इस विमान को समुद्र में अमेरिकी विमान वाहक पोतों को निशाना बनाने और यूरोप के भीतर गहराई तक हमला करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस बमवर्षक विमान ने कई बार युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखाई भी है। 1995 में चेचनिया युद्ध में चेचन विद्रोहियों के ठिकानों पर भारी बमबारी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था।
2008 में जॉर्जिया रूस युद्ध के दौरान पहली बार खुले तौर पर इसने अपनी ताकत दिखाई। 2015 से 2017 के बीच सीरियाई गृह युद्ध के दौरान Tu-22 ने ISIS के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। यूक्रेन युद्ध में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि Tu-22 बॉम्बर भी अब एक पुराना योद्धा हो गया है। हालांकि रूस समय समय पर इसके रडार सिस्टम और हथियारों को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि विमान का ढांचा अब काफी पुराना हो चुका है, जो रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। अमेरिका और रूस में बम बरसाने वाले विमान क्रैश हो रहे हैं और हमारे देश में कई दल सियासी क्रैश का सामना कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, देश में इन दिनों पूरब से लेकर पश्चिम तक क्षेत्रीय पार्टियों के सांसद बगावत की राह पर हैं। टीएमसी में 20 सांसदों की बगावत के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों में टूट की खबरें आ रही हैं। अटकलें लग रही हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2/3 सांसद अलग होकर शिंदे गुट में मिलने वाले हैं। यानी 4 साल पहले विधायकों की बगावत के बाद अब सांसद उद्धव ठाकरे से विद्रोह करने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलों को एक के बाद एक हुई कई घटनाओं ने तेज भी कर दिया है। इसमें सबसे ताजा घटना है उद्धव गुट के सांसद संजय देशमुख का दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव से मिलना। प्रताप राव जाधव शिंदे गुट के नेता है। उद्धव गुट की सबसे धुर विरोधी पार्टी के नेता से संजय देशमुख की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है, क्या नए समीकरण बन रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तो यह कहा गया कि संजय देशमुख अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़े किसी काम के सिलसिले में प्रताप राव जाधव से मिले, लेकिन संजय देशमुख वही सांसद है जो 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे थे। यानी अपने अध्यक्ष की बुलाई गई बैठक में संजय देशमुख शामिल नहीं हुए, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली में विरोधी पार्टी के मंत्री से मिलने के लिए उन्होंने समय निकाल लिया। मित्रों, महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे कथित ऑपरेशन टाइगर के बीच पार्टी की एकजुटता को बनाए रखने के लिए रविवार को उद्धव ठाकरे ने यह बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से केवल 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से मातोश्री पहुंचे। पार्टी ने दावा किया कि बाकी 5 सांसद ऑनलाइन इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन इस मीटिंग के बाद टूट की अटकलें खत्म होने के बदले और ज्यादा बढ़ गई। अब शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव की पार्टी के 7 सांसद उनके संपर्क में। ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। उद्धव गुट पार्टी में बगावत की खबरों से इनकार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि सांसद और विधायक पार्टी में आते जाते रहते हैं। आसान नहीं, देखिए हमारी पार्टी यानी एमपी एमएलए की पार्टी नहीं है, केडर बेस पार्टी है जी। एमपी एमएलए आते हैं चले जाते हैं, वो नहीं रहेंगे या जाएंगे, उसका कोई हमें मतलब नहीं। हमारी पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी। हमारे भी दिन आएंगे, जब दिन आएंगे तो पार्टियां कैसी तोड़ी जाती है ये भी दिखाएंगे। सुना आपने, एक तरफ तो संजय राउत पार्टी में टूट से इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी संकेत दे रहे हैं कि सांसदों और विधायकों का आना जाना लगा रहता है, इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानो इस बात की तैयारी करके बैठे हैं कि सांसद चले भी जाएंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। ये वही संजय राउत हैं जो पिछले हफ्ते कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टियों को नसीहत दे रहे थे, उन्हें कांग्रेस में विलय करने की सलाह दे रहे थे। उनकी सलाह को एनसीपी के शरद पवार गुट ने महत्व भी दिया था, लेकिन अब संजय राउत की पार्टी में ही एक और विभाजन की चर्चा तेज है। जी न्यूज ने आज ऑपरेशन टाइगर को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने उस पर चुप्पी साध ली। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, एक भाई बोल रहे हैं, सुना 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। टूट की अटकलों के बीच अब आप सबको 19 जून का सबको इंतजार है। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर मुंबई के एक ऑडिटोरियम में उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या पार्टी के सभी 9 सांसद इस मंच पर एक साथ दिखाई देंगे?
अगर सभी सांसद मौजूद रहते हैं तो टूट की चर्चाओं को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अगर वो नहीं आए तो अटकलें सच्चाई में बदल जाएंगी। वैसे कल दिल्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के संसदीय दल की बैठक भी है, वहां भी संकेत मिल जाएगा कि विद्रोह की अटकलों में कितना दम। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों के अगले रुख पर सस्पेंस है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से विद्रोह करने वाले सांसद और विधायक अब दो हिस्सों में बंट गए। ममता बनर्जी की चुनावी हार के बाद टीएमसी के ज्यादातर विधायकों और सांसदों ने उनसे अलग होने का फैसला लिया। माना जा रहा था ये विधायक और सांसद अब अलग गुट बनाएंगे या खुद को असली टीएमसी बताएंगे, लेकिन उम्मीदों के विपरीत टीएमसी के सांसदों ने एक अनजान सी पार्टी एनसीपीआई में शामिल होने का निर्णय लिया। इसके बाद विधायकों के भी इसी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी, लेकिन ममता बनर्जी से विद्रोह करने वाले विधायकों ने इससे इनकार कर दिया है। बागी सांसदों से अपना कोई भी संबंध होने से वो मना कर रहे हैं। आखिर टीएमसी से अलग होने वाले विधायक और सांसद अलग अलग राह क्यों चुन रहे हैं? बागियों में फूट पड़ने की वजह क्या है? क्या चुनाव चिन्ह की लड़ाई में इससे ममता बनर्जी को फायदा होगा? इन सवालों को डिकोड करने से पहले जानते हैं बागी विधायकों के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने क्या कहा। जहां तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं। हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्च हुए हैं। ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं। सुना आपने, ऋतव्रत बनर्जी ने साफ कहा कि उन्हें एनसीपीआई में शामिल होने पर कोई चर्चा उनसे नहीं हुई है। उनके मुताबिक एनसीपीआई में सांसदों के शामिल होने की जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए मिली। सोचिए, एक ही समय में एक ही पार्टी के विधायक और सांसद दोनों बगावत कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। सांसद अलग पार्टी में शामिल हो गए, जबकि विधायक अभी तक खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। आखिर बागियों के बीच इस मतभेद की वजह क्या है? मित्रों, विधायकों के अलग राह पर चलने का कारण विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई से जोड़ा जा रहा है। विधानसभा स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया है। यह संवैधानिक पद उनको टीएमसी के नेता के तौर पर दिया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से स्पीकर के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अगर सांसदों के साथ मिलकर विधायक भी एनसीपीआई में शामिल होते हैं तो ऋतव्रत बनर्जी का दावा कमजोर होगा। यदि वो एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो विपक्ष के नेता का पद उन्हें खोना पड़ सकता है। ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि विधानसभा में टीएमसी के 80 में से 65 विधायकों का बड़ा गुट उनके साथ पूरी तरह एकजुट है। उनका लक्ष्य किसी दूसरी पार्टी में विलय करने के बदले अपने गुट को असली टीएमसी घोषित करवाना है। उनका उद्देश्य चुनाव आयोग जाकर पार्टी के नाम, राजनीतिक पहचान और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकना है, लेकिन किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने पर उनके ये सारे दावे खत्म हो जाएंगे। बागी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने से ममता बनर्जी को थोड़ी राहत मिली होगी। इससे पार्टी पर बागी सांसदों का दावा खत्म हो गया। अगर बागी विधायक भी ऐसा करते हैं तो पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर ममता की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। लेकिन सांसदों से अलग होकर ऋतव्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी की कानूनी लड़ाई को मुश्किल बता दिया है। यानी ममता बनर्जी के सामने पार्टी पर नियंत्रण का संकट खत्म नहीं हुआ है। डीएनए में अब आज का संदेश। जीवन में कठिन चुनौतियों के बीच यदि खिचड़ी पक जाए तो घबराइए नहीं, बस ध्यान रहे कि वो बर्तन में पके, दिमाग में नहीं।